भारत चीन तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत थोड़ी और बढ़ने वाली है। लंबे वक्त से जिस राफेल लड़ाकू विमान का इंतजार हो रहा था, वो अब से थोड़ी देर में भारत पहुंच रहा है। खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया इस विमान को या इस खेप को विमानों की रिसीव करेंगे। 27 जुलाई को राफेल ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी थी। करीब 7 घंटे बाद ये विमान संयुक्त अरब अमीरात के अलदाफ्रा एयरबेस पर उतारे गए थे। वहां से राफेल ने अंबाला के लिए उड़ान भरी। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। पहली खेप में 36 में से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं, जिसके बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसके पास राफेल लड़ाकू विमान है। अभी फ्रांस, मिस्र और कतर के पास ही राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं। राफेल के रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये 4 जनरेशन और 5वां जनरेशन के बीच का ये है। इसके पे रफाल पे लोडेड हैं मिका मिसाइल, मिटियोर मिसाइल, स्कैप मिसाइल, हैमर मिसाइल और ब्रह्मोस भी लोड हो सकता है इस पे। तो आप समझिए कि ये जितने मिसाइल सिस्टम का मैंने नाम लिया है, ये विश्व स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है और विश्व में अपने क्षेत्र में, अपने कैटेगरी में इनकी कोई तुलना नहीं है, इनका कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई टक्कर नहीं दे सकता। It has its missiles which can fire from within India, even flying in Jalandhar or Ambala area up to 300 kilometers deep into Chinese or Pakistan territories without having been interfered. तो कुल मिला के राफेल को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। खासतौर पर जो लोग भी सेना की तैयारियों से जुड़े हुए हैं उसके मसलों को देखते हैं और खासतौर पर भारत में जो फिलहाल जिस तरह से लड़ाकू विमानों की कमी महसूस की जा रही थी, उसके बाद राफेल का आना निश्चित ही भारतीय वायुसेना की क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। हालांकि अभी 5 विमान ही आए हैं, 36 विमानों का सौदा हुआ है। 5 विमान से ये शुरुआत हो रही है। राफेल को लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए थे। इस सौदे को लेकर यह सौदा 2012 में यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, लेकिन बाद में इस सौदे में कुछ तब्दीली की गई। रंजीत कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं हमारे इस मसले पर हमसे बात करने के लिए। रंजीत जी, राफेल का आज आगमन शुरू हो रहा है, मतलब आज से 5 विमान अब भारत आ जाएंगे और उसके बाद 36 विमानों का पूरा जो बेड़ा है, यानी 2 स्क्वाड्रन, वो भारत की वायुसेना में जुड़ जाएंगे। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं राफेल के इस आगमन को? ऐसा लगता है कि रंजीत जी से अभी हमारे संपर्क में कुछ ऑडियो की समस्या लग रही है। हम कोशिश करते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए। राफेल की चंद खासियतों के बारे में आपको बताते हैं। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल के 75% विमान हमेशा ऑपरेशंस के लिए तैयार रहेंगे और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। इतना ही नहीं, राफेल 24,500 किलो भार उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 अतिरिक्त घंटे उड़ान की भी इसकी गारंटी है। साथ ही मेटियोर मिसाइल से भी ये लैस है। ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई और 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। अफगानिस्तान और लीबिया में ये अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। ये 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद रही। हर तरह के मिशन में इसे भेजा जा सकता है। रंजीत कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैसा हमने पहले प्रयास किया था। रंजीत जी, तो राफेल आज आ रहा है और एक खास तरह का उत्साह हमें चारों तरफ, खास तौर पर मीडिया में देखने को मिल रहा है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस राफेल के आगमन को? देखिए, राफेल दुनिया के सबसे अत्याधुनिक विमानों में से एक माना जाता है जी। और भारतीय वायुसेना में इसे शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना की जो हवाई आक्रमण क्षमता है
जो दुश्मन पर हमला करने की क्षमता है उसमें एक पूर्णतः नया आयाम जुड़ जाएगा। भारतीय वायुसेना की ताकत में उल्लेखनीय इजाफा होगा। लेकिन अभी तो केवल 5 लड़ाकू विमान आ रहे हैं। जब 36 लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन शामिल हो जाएंगे तो भारतीय वायुसेना की ताकत निश्चित तौर पर बहुत अधिक बढ़ जाएगी और दुश्मन कि किसी भी हवाई हमले का मुकाबला करने में भारतीय वायुसेना सक्षम होगी। इस नजरिए से भारतीय वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमानों का भारतीय वायुसेना में शामिल होना काफी अहमियत रखता है। रंजीत जी, इसके पहले भी हमने देखा सुखोई आया, मिराज आया, मिग आया, लगातार एक प्रक्रिया रही है लड़ाकू विमानों को भारतीय सेना की पूरी जो हमारी इन्फेंट्री है उसमें शामिल करने की पूरी प्रक्रिया रही। लेकिन इस बार जिस तरीके से उसे एक देखा जाए तो सरकार की व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में पेश करने की एक कोशिश की जा रही है, खासतौर पर मीडिया के द्वारा। आप पत्रकार हैं चूंकि, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ये कहां तक आप उचित समझते हैं और क्या इससे जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं या इस विमान के बारे में जो जानकारियां हैं वो बहुत सार्वजनिक नहीं होंगी, क्या ये उचित है? देखिए, राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने की जो प्रक्रिया है वो किसी एक सरकार के माथे नहीं डाली जा सकती। इसकी प्रक्रिया 2007 से शुरू हो गई थी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। अभी फिलहाल मोदी की सरकार है जिसने अंतिम फैसला लिया। लेकिन 2007 से लड़ाकू विमानों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जिसमें दुनिया के 6 लड़ाकू विमानों ने भाग लिया था, जिसमें अमेरिका के F-16 और F-18 थे, यूरोप का यूरोपियन फाइटर था, रूस का मिग 35 था, स्वीडन का साब लड़ाकू विमान था। और इन सब में तकनीकी तौर पर सबसे अव्वल आने के बाद राफेल विमानों का चयन 2012 के फरवरी में ही कर लिया गया था। लेकिन उस समय इसकी कीमतों को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था जिससे फैसला नहीं हो पाया। तो हम कह सकते हैं कि इसके खरीदने की प्रक्रिया जो है वो पिछली सरकारों से ही चल रही है। इसका अंतिम फैसला जरूर मौजूदा सरकार ने लिया है। अंतिम फैसला या सौदे का जो अंतिम प्रारूप है वो शायद जिसमें तमाम विवाद हुआ बाद में, लेकिन राफेल एक अच्छा विमान है, राफेल भारत सरकार खरीद रही है, भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी, इस पर किसी को कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं थी। आप बने रहिए रंजीत जी हमारे साथ, एक खबर पहले दर्शकों को दे देते हैं। यूएई से उड़ान भरने वाले भारत के 5 राफेल विमानों ने भारतीय वायुसेना सीमा में प्रवेश कर लिया है। यूएई से उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद राफेल विमान के एक पायलट ने पश्चिमी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत IANS कोलकाता से संपर्क स्थापित किया। इस दौरान दोनों के बीच बात भी हुई। यानी राफेल का भारतीय वायु सीमा में प्रवेश, यानी बस थोड़ी ही देर बाद हम इसे अंबाला में लैंड होते हुए देखेंगे। जो एयरबेस है अंबाला का, वहां पर ये लैंड होगा। रंजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए। रंजीत जी, इसमें कोई शक नहीं कि 36 विमान भारतीय वायु सेना में कुछ समय बाद जुड़ जाएंगे। 5 आ गए हैं, जाहिर है अभी वक्त लगेगा, लेकिन इसके बावजूद आप कहें तो ये सिर्फ 2 स्क्वाड्रन ही होता है, जबकि 126 अगर आप याद करें तो जो मनमोहन सिंह सरकार ने समझौता किया था वो 126 विमानों का था और उसमें 18 को छोड़कर बाकी सभी HAL में असेंबल होने थे, यानी कि तकनीकी हस्तांतरण भी होना था। अब जो हुआ है उसमें कोई तकनीकी हस्तांतरण नहीं है और दूसरा जो उनकी तादाद है वो बहुत कम हो गई है, यानी कई गुना कम हो गई है। तो क्या इसका कोई महत्व नहीं है तकनीकी हस्तांतरण के प्रश्नों का, या फिर भारत में HAL में वो बनते और उनकी तादाद होती 126? क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने सही जानकारी दी है। 2012 की फरवरी में जब राफेल लड़ाकू विमानों का चयन किया गया था उसे L1 कैटेगरी यानी सबसे अव्वल स्थान पर, पहले स्थान पर रखा गया था पसंद के हिसाब से, कीमतों के हिसाब से और तकनीकी नजरिए से। और तब यह तय हुआ था कि 18 लड़ाकू विमानों की सप्लाई सीधे फ्रांस से की जाएगी और बाकी जो 108 लड़ाकू विमान है उनका भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उत्पादन होगा। तो अगर भारत की सरकार 2012 में अगर ये प्रस्ताव मान लेती तो आज भारत में इन लड़ाकू विमानों का उत्पादन हो रहा होता और भारत के पास न केवल 2 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान होते बल्कि कम से कम 5-6 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए होते। तो भारतीय वायुसेना की ताकत निश्चित तौर पर आज से कहीं ज्यादा होती। तो तकनीकी हस्तांतरण चूंकि इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब इनका निर्माण फ्रांस के कारखाने में हुआ है और सारी सुविधाएं फ्रांस में इसकी लगी हैं।
अगर भारत में इनका निर्माण होता तो भारत में इसके उत्पादन की सुविधाएं लगाई जाती, तो स्वाभाविक तौर पर तकनीकी जानकारी भी भारतीय रंजीत जी आप जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कोई अनोखी बात इसलिए नहीं है कि ये ऑलरेडी जो मनमोहन सरकार के समझौते थे उस समय की सरकार के, उसमें ये बात शामिल थी कि वो एचएएल में असेंबल होंगे। उसको कमजोर करना या उस समझौते को रद्द करके उसे पूरी तरीके से कहा जाए कि अब राफेल और जो दूसरी कंपनी उसके साथ निजी कंपनी जोड़ी गई है या उन पर यह मामला छोड़ दिया गया, ये कहां तक का इसको हम अपना हित में लिया गया फैसला माने? देखिए 2012 की फरवरी में मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2014 तक उनकी सरकार बनी रही है। यदि एक साल के अंदर ये फैसला ले लिया जाता तो बहुत ही अच्छी बात होती, लेकिन ये फैसला चूंकि अब अगली सरकार पर छोड़ दिया गया, जो मौजूदा सरकार है उस पर छोड़ दिया गया, उसने भी इस पर त्वरित फैसला नहीं लिया। और जब इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था तो एक शॉर्ट सप्लाई, इमरजेंसी सप्लाई के तौर पर 36 विमानों का ऑर्डर सीधे फ्रांस की लड़ाकू विमान बनाने वाली जो दासो एविएशन है उसको दे दिया गया। तो यदि यह फैसला मनमोहन सिंह के टाइम से टल रहा था, फिर बाद में मोदी सरकार ने टाला, तो निश्चित तौर पर दोनों सरकारों ने इस फैसले को टाला और अब इसका नतीजा यह है कि 126 के बदले केवल 36 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में आ रहे हैं। रंजीत जी, ये फैसला टाला नहीं, ये फैसला इस सरकार ने किया है और उसका तरीका वही है जो पिछली सरकार कर रही थी। उसमें उसको ये तकलीफ थी शायद कि जो पूरे समझौते हैं 126 विमानों के, उसमें पूरा एचएएल कर रहा है, किसी निजी भागीदारी की कोई गुंजाइश उस समय नहीं थी। और बहुत से उस समय जो सवाल उठे उस सबसे आप जानते हैं, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं, लेकिन अंततः जो हुआ उससे कम से कम 7 स्क्वाड्रन जो भारत को मिल रहे थे अब वो सिर्फ 2 स्क्वाड्रन तक सीमित है। और इस लड़ाई में अगर कोई संभावित लड़ाई का परिदृश्य खींचा जाए, जो ना हो इससे बेहतर कुछ नहीं है, उसमें संख्या का भी बहुत महत्व होता है। निश्चित तौर पर यदि भारत में इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा शुरू कर दिया जाता तो आज भारत के पास कम से कम 6-7 स्क्वाड्रन विमान शामिल हो चुके होते। तो ये दोनों सरकारों की मैं गलतियां मैं मानूंगा कि इस पर समुचित फैसला नहीं लिया गया। पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने इसमें डिले किया, उसके बाद फिर मोदी सरकार ने डिले किया और अंत में जब काफी देरी होने लगी तो केवल 36 लड़ाकू विमानों को हासिल करने का ऑर्डर दिया गया। तो यह कह सकते हैं कि जरूर मोदी सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन यदि भारत में इसके निर्माण का फैसला लिया जाता तो एक जो आत्मनिर्भर भारत है, हम उसके मिशन को पूरा करते और भारत में स्वदेशी इसका उत्पादन होता तो हम आत्मनिर्भर होते इस तरह के विमानों के उत्पादन में। तो अब चूंकि लड़ाकू विमान सीधे फ्रांस से आ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसके जो उत्पादन की सुविधाएं हैं वो भारत में नहीं लगी हैं, तो भारत इन विमानों के मामले में जो आत्मनिर्भर हो सकता था वो नहीं हो सका है। क्या ये जो एचएएल का मसला था और एचएएल को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो क्या अभी जो आत्मनिर्भरता का पूरा नारा था और एचएएल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्वदेशी उत्पादन में काम किया है या उसकी भूमिका रही है, क्या उसका मनोबल नहीं गिरेगा? निश्चित तौर पर ये सारा ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जाना था और अगर जो मौलिक प्रस्ताव था कि 18 विमान भारत से सीधे फ्रांस में बन करके भारत भेजे जाएं और बाकी 108 भारत में बनाए जाएं, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो अरबों डॉलर का जो ठेका मिल सकता था वो उससे वंचित रह गया। तो इससे मनोबल गिर सकता है, क्योंकि एक तो पहली बात, बड़ी बात यह है कि इन विमानों का उत्पादन भारत में होता, भारत में लोगों को इससे रोजगार मिलता, भारत को इससे काफी भारतीय कंपनी को इससे काफी बढ़ावा मिलता और सबसे बड़ी बात यह है कि इन विमानों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो जाता। तो आत्मनिर्भरता का जो नारा अब हम दे रहे हैं वो हम पहले से इसे व्यवहार में लागू कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का सवाल बना हुआ है। और आखिर में आपसे चलते चलते एक सवाल और छोटा सा, भारत और चीन के बीच जिस तरह का तनाव है और ये बात अब बहुत कॉर्नर से स्पष्ट है कि चीन ने हमारी जमीन पर एक अच्छी खासे हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में राफेल विमान के आने से चीन पर किसी तरह का कोई दबाव संभव है और क्या मात्र राफेल की मौजूदगी उसको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर पाएगी? देखिए, अभी राफेल लड़ाकू विमानों के केवल 5 ही भारत आए हैं और केवल 5 लड़ाकू विमानों से यदि हम यह सोच लें कि दुश्मन की सेनाओं की कमर तोड़ देंगे तो यह गलतफहमी होगी। देखिए,
5 लड़ाकू विमान काफी नहीं होते हैं। अभी दुश्मन के पास भी इसी तरह के बहुत इससे बेहतर ना हो तो लेकिन इसी तरह की क्षमता वाले कई और विमान हैं जो बराबर का टक्कर दे सकते हैं। देखिए केवल 5 लड़ाकू विमानों को भेज करके हम दुश्मन का मुकाबला तो कर सकते हैं, दुश्मन के ठिकानों को काफी हद तक बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन भी जवाबी हमला देने की क्षमता रखता है। उसके लिए भारत के पास सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, मिराज 2000 लड़ाकू विमान है। तो भारत को केवल राफेल पर ही नहीं निर्भर रहना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना के पास जो दूसरे लड़ाकू विमान है, सुखोई 30 है, मिराज 2000 है, तो इन सब का सम्मिलित उपयोग करके दुश्मन पर हावी होने की जो रणनीति है उसे अपनानी पड़ेगी, तभी हम राफेल लड़ाकू विमानों का सक्षमता से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राफेल डील पर सवाल उठाते हुए राफेल विमानों की कीमत पूछी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आखिर राफेल प्लान आ गया। 126 राफेल खरीदने का फैसला 2012 में यूपीए ने किया था, जिसमें से 18 राफेल छोड़कर अन्य सभी को HAL द्वारा भारत में बनाया जाना था। यह भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तय की गई थी। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार के आने के बाद फ्रांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा और वित्त मंत्रालय और कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर लिया और HAL का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता किया। राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने के बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय लिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है ये बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दें। ये तस्वीरें आ रही हैं, सीधे लाइव तस्वीरें हैं जो विमान भारत आ रहे हैं। ये पुरानी तस्वीर जब राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री गए थे राफेल सौदे का अंतिम जो वहां पर एक तरह से कहा जाए अगवानी करने के लिए, जब डील फाइनल हो गई और उन्होंने जाकर वहां पर पूजा की थी। आप नारियल देख सकते हैं, राफेल के ऊपर नारियल। और ये विमान आ रहे हैं जो भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और अब ये तुरंत ही जो 17th स्क्वाड्रन है उसमें शामिल किए जाएंगे। अंबाला एयरबेस पर ये विमान थोड़ी देर बाद उतरेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें राफेल विमानों की और 5 राफेल आ रहे हैं, लेकिन आप यहां पर 6 देख रहे हैं। जाहिर है एक अतिरिक्त है जो शायद इनको पहुंचाने आया हो, कह नहीं सकते हैं, अभी इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन 5 राफेल विमानों की पूरी तरीके से एक ये समझौते के तहत जो हैं वो आ रहे हैं। रंजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस विषय पर हम उनसे ब्रेक के पहले भी बात कर रहे थे। रंजीत जी हमारे साथ हैं। रंजीत जी, राफेल आ चुके हैं, आ रहे हैं, भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आपको याद होगा कुछ समय पहले भारतीय जो राजनीति का आकाश था उसमें राफेल लगातार राफेल शब्द गूंज रहा था और बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, खासतौर पर इसकी कीमत को लेकर, निजी कंपनी को भागीदारी को लेकर और HAL को हटाए जाने को लेकर। जैसे अभी दिग्विजय सिंह का ट्वीट हमने पढ़ा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। तो क्या उन सवालों को पूरी तरीके से दरकिनार कर देना चाहिए या उन सवालों का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि राफेल भारत की धरती को छूने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर जो सवाल आम जनता द्वारा उठाए जाते हैं उनका जवाब सरकार को देना चाहिए, पारदर्शिता बरतनी चाहिए। देखिए, हथियारों के जो बड़े सौदे होते हैं वह हमेशा विवादों में घिर जाते हैं और खास करके कीमतों को लेकर के विवाद खड़े किए जाते हैं और उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ पृष्ठभूमि रहती है, तभी विवाद पैदा होते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो बड़े रक्षा सौदे होते हैं उनमें सरकार को, विपक्ष को भरोसे में लेकर के इस तरह के सौदे करने चाहिए ताकि विवाद में न पड़े। देखिए, जब रक्षा सौदे विवाद में पड़ जाते हैं तो इससे सेनाओं का मनोबल गिरता है और जो हथियारों की जो गुणवत्ता है उन पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। तो इससे फिर यह सवाल उठता है कि हथियार कितने कारगर साबित होंगे। लेकिन राफेल लड़ाकू विमानों की क्षमता को लेकर के सवाल नहीं है, सवाल इसकी कीमतों को लेकर के है और इसके कई कीमतें संसद के अंदर बताई गई, संसद के बाहर इस तरह की
मीडिया में जो चल रही है उसमें अलग अलग भिन्न आंकड़े होते हैं, इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है। तो जब इस तरह के सवाल राजनीतिक हलकों में जनता के स्तर पर उठाए जाने लगे, लोग सवाल संदेह के घेरे में रख रहे हैं इस पूरे सौदे को, तो मेरा मानना है कि सरकार को इसकी पूरी सफाई देनी चाहिए। रंजीत जी, सवाल सिर्फ जनता की ओर से उठे हुए और राजनीतिक हलकों से उठे हुए सवालों का नहीं है। सवाल ये भी है कि बहुत सारे जो एक तरह से कहा जाए जो नियम थे उनका उल्लंघन किया गया। कमेटी की बैठक की बात हुई, उनके फैसलों की बात हुई, कैबिनेट कमेटी हो, रक्षा कमेटी हो, और इस तरह के बहुत से सवाल उठे हैं जिसे लेकर कहा जाता है कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में और खासतौर पर तमाम जो सवाल यहां तक कि जो सेना की ओर से भी उठे थे उसको भी दरकिनार कर दिया। तो क्या इसमें कहीं आपको नहीं लगता कि सौदे का जो नया प्रारूप है वो आखिर हमारा जो सिस्टम रहा है पूरा खरीद का उस कसौटी पर खरा न उतरे, या इसकी परवाह सरकार ने क्यों नहीं की? देखिए, जो बड़े सौदे होते हैं उन्हें संपन्न करने के लिए एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स होता है, और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जब 36 लड़ाकू विमानों का खरीदने का फैसला लिया गया तो उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। देखिए, निश्चित तौर पर राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की जो सिफारिश की गई थी वो एक प्रतियोगिता के बाद ही ली गई थी और प्रक्रिया के तहत ही ये फैसला लिया गया था, लेकिन वो 126 लड़ाकू विमानों का सौदा था। बाद में जो 36 लड़ाकू विमानों का सौदा करने का फैसला किया गया तो उसमें जो आम चर्चा है कि कैबिनेट से अनुमति नहीं ली गई, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, सीसीएस होते हैं, उसकी औपचारिक अनुमति नहीं ली गई और सीधे फ्रांस सरकार से कह दिया गया कि हमें 36 लड़ाकू विमानों की सप्लाई कर दें। तो जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स है उसका जरूर उल्लंघन किया गया, और जो सौदेबाजी होनी चाहिए थी, जिस तरह से 2012 में संपन्न हुआ था, सौदेबाजी करने की बात चल रही थी, उससे अलग होकर के जो नए सौदे किए गए तो उसको लेकर के सवाल जरूर उठ सकते हैं। रंजीत जी, लेकिन क्या अभी तक इस तरह का जब प्रोसीजर या उसका पालन नहीं होता तो जाहिर है सरकार उस पर कार्रवाई करती है या न्यायालय कार्रवाई करती है, लेकिन अगर सरकार ही ऐसा करने लगे, सरकार के शीर्ष से ऐसा होने लगे, तो आखिर फिर रास्ता क्या बचता है? देखिए, जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स को तोड़ने का सवाल था, इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठाया गया था जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया। तब इसके बाद कहा जा रहा है कि अब इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मान सकते हैं कि उसने इसे वैध ठहराया, सही ठहराया। अब इससे आगे क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, लेकिन आखिर लोगों को यह जानने का हक तो है ही कि आखिर एक विमान कितने का पड़ा है। जैसा दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट पे कहा, आखिर ये सब बताने में क्या परेशानी हो रही? सौदा आपने ठीक किया, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, अब उस पर फिलहाल जो संसदीय गणतंत्र है उसके दायरे में इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप क्या कह सकते हैं। लेकिन आखिर ये बताना भी तो सरकार का फर्ज है, उसे क्या तकलीफ क्या हो सकती है इससे? देखिए, बड़े रक्षा सौदों में पारदर्शिता कभी नहीं बरती जाती। हमेशा जो इस तरह की गोपनीयता बरती जाती है और इस बार भी गोपनीयता बरती गई है। लेकिन जब ये पूरा मसला देश में राजनीतिक भंवर में फंस गया हो, राजनीतिक विवाद पैदा हो गए हो, तो मेरा मानना है कि सरकार को अपनी ओर से सफाई देनी चाहिए कि पूरे विमान की जो कीमत है, अकेले विमान की और उसमें लगे हथियारों की कीमत अलग से क्या पड़ती है। देखिए, हथियारों की कीमत इसलिए नहीं बताई जाती कि दुश्मन के जो प्रतिद्वंदी द्वेष हैं उन्हें इस बात का आभास न लगे कि किस तरह के शस्त्र प्रणालियां इसमें जोड़ी जा रही हैं। तो इससे बचने के लिए पूरा खुलासा नहीं किया जाता, लेकिन एक मोटे तौर पर जानकारी तो दी जानी चाहिए, जिससे मैं सहमत हूं। लेकिन रंजीत जी, इसका तो ढोल हमारा मीडिया सुबह से शाम तक खुद ही पीट रहा है कि इसकी क्या तकनीकी है, क्या इसमें हथियार जा सकते हैं, यहां तक कि कहां ये तैनात किया जाएगा। दूसरा, राफेल एक कंपनी है जो अपने ब्रोशर्स और सभी देशों को देती है, तो इसमें मतलब छुपा क्या है? इसमें कौन सी ऐसी बात है जो चीन को या पाकिस्तान को नहीं मालूम है इसके बारे में? तकनीकी जानकारियां होती हैं वो निश्चित तौर पर उजागर हो जाती हैं, उन्हें छुपा करके नहीं रखा जा सकता। और खुद जो आधिकारिक सूत्र हैं वो उनकी जानकारी मीडिया में लीक करवाते हैं। तो आपने सही कहा कि इस तरह की जानकारियां तो उपलब्ध रहती हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इनकी पुष्टि नहीं की जाती। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि
कीमतों को लेकर के पारदर्शिता थोड़ी बहुत जरूर बरती जानी चाहिए। जी, आपका बहुत शुक्रिया, ये आपने हमसे बात की, इस विषय पर जानकारी दी।